सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एनर्जी क्या होती है और उनके टाइप्स देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेशंस देखेंगे हम अलग अलग एनर्जी के हिसाब से, कैसे किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है। सिमिलरली हम और बाकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गई, उनके डेरिवेशंस को देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे प्रॉपर, उनको समझेंगे क्लास 9th के हिसाब से एकदम बेसिक से। हमने वर्क को इससे जस्ट पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था और हम अब इस वीडियो के अंदर एनर्जी को कवर करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने तुम्हें बता दी थी पहले वर्क के, और उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तुम्हें फर्दर वीडियोस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, एकदम प्रॉपर एग्जांपल बाय टू बाय। एंड बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है तुम्हें वो भी देखने को मिलेंगे, और सिमिलरली बाकी सारे चैप्टर्स के तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर करवा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, थ्योरी पार्ट एक बार हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम कैसे एनर्जी को डिफाइन करेंगे, एनर्जी होती क्या है और उनकी कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, फिर उनके हम सब कैटेगराइज करेंगे और एक एक कैटेगरी को अच्छे से समझेंगे। काफी डेरिवेशंस भी करेंगे इसके अंदर हम, तो एकदम स्टिक रहो, एकदम देखते रहो, सिर्फ सुनो, देखो, एकदम ऑब्जर्व करो, शायद तुम्हें यहीं पे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ वर्क विद एनर्जी। देखो, एनर्जी और वर्क के बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, इसको ऐसे समझो तुम, इसको ऐसे समझो तुम कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमने अब फोर्स लगाया, मींस हमने अपनी एनर्जी, हमारे पास एनर्जी होती है, हम उस एनर्जी से फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को गेन करता है, और उस एनर्जी को गेन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करता है। मींस व्हेन वी अप्लाई एनर्जी, वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी। वहीं अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है एकदम, मतलब कोई बॉल है, वो एकदम ऐसे आ रही है और यहाँ पे कोई स्टेशनरी बॉल है और उसको जाके हिट करती है, तो ये बॉल अपनी एनर्जी दूसरी वाली बॉल को एनर्जी ट्रांसफर कर देगी और इस बॉल ने एनर्जी को गेन किया और ये आगे मूव करने लग जाएगी फिर। तो तुम क्या समझे यहाँ से कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज वर्क, जब कोई ऑब्जेक्ट काम करता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो वाली बॉल थी, ये जो रोटेट करते हुए आ रही थी यहाँ पे, इसके पास कुछ एनर्जी थी और उसने इस बॉल को जब हिट किया, इस बॉल को जब हिट किया तो हिट करते ही इसने अपनी एनर्जी को लूज किया और इसकी स्पीड जो है वो पहले से थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन वहीं ये जो बॉल जो एकदम स्टेशनरी कंडीशन पे खड़ी थी, उसने एनर्जी को गेन किया इस बॉल से और अब वो मूव करने लगी। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट एनर्जी को गेन करता है और वो आगे मूव करता है। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? तो ये चीज तुम्हें यहां से क्लियर होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज वर्क, जब कोई ऑब्जेक्ट काम करता है, इट लूजेस एनर्जी। व्हेन वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट गेन्स एनर्जी। कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो वो एनर्जी गेन करता है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट काम करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी खुद की एनर्जी खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। बोला सर एनर्जी है क्या? एनर्जी एक तरीके से कोई भी कैपेबिलिटी है तुम्हारी कुछ भी करने की। तुम बैठे हो आराम से और मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें आज स्कूल पैदल पैदल जाना है, आज तुम्हें स्कूल खुद से जाना है, आज तुम्हारी कोई बस नहीं लेने आएगी तुम्हें, तो तुम बस में बैठ के जाते हो तो वहां पे बस काम करती है। वहीं अगर तुम खुद जाओगे स्कूल के अंदर तो तुम खुद काम करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लूज होगी, तुम जाओगे, थकोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, तुम्हारी एनर्जी लूज होगी। मतलब तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है उससे तुम कोई भी काम को करते हो। ठीक है, तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मींस कोई भी काम को करने के लिए जो एनर्जी तुम्हें चाहिए, जो भी चीज तुम्हें चाहिए किसी काम को करने के लिए, वो ही एनर्जी होती है। वो कैपेबिलिटी और एबिलिटी किसी काम को करने के लिए एनर्जी कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। The amount of energy posed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released। मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे अंदर है, तुम किसी काम को उतना ही कर सकते हो, और जितना काम तुम कर सकते हो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारे अंदर है। ये कोई बॉक्स है, इसको तुम कितनी देर तक और कितनी आगे तक तुम इसको पुश कर सकते हो और इसको आगे ले जा सकते हो, वो तुम्हारी एनर्जी है। जब तक तुम्हारे में एनर्जी रहेगी तुम इस बॉक्स को पुश करते रहोगे, ये आगे बढ़ता रहेगा। मींस कोई भी काम करने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी जरूरी है, होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो फोर्स की एक डायरेक्शन हो सकती है,
डिस्प्लेसमेंट की भी एक डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर तुमने कोई काम किया, तुमने एक वर्क किया, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं, क्योंकि वर्क खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली उस काम को करने के लिए जो तुम्हें एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, बस वो उसकी एक मैग्नीट्यूड है कि जितना तुम काम कर सकते हो, जितनी तुम में एबिलिटी है, वो एनर्जी है। तो एनर्जी भी खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मींस एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। बोला सर ये तो वर्क की एसआई यूनिट है। जूल तो वर्क की एसआई यूनिट है, आप एनर्जी की बता रहे हो। देखो बेटा, वर्क करने के लिए जो भी चीज तुम्हें चाहिए वही एनर्जी है। वो क्या है? वही एनर्जी है। अब वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क जो है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, वही न्यूटन मीटर भी बोलते हैं उसको। ये दोनों इक्वल होती है। वहीं जो एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होने के बाद जो उसकी एसआई यूनिट है वो भी जूल ही होती है। ठीक है, याद रखना कि वर्क की एसआई यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट भी जूल होती है। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो जिस पे काम किया जाता है वो एनर्जी गेन करता है, और जब हम काम करते हैं उस चीज के ऊपर तो हम अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। ठीक है, आगे सुनो। तो एनर्जी द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये तुम लिख के आओगे, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूं। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम इस जूल को देखते हैं एक बार कि ये जूल है क्या चीज। देखो, जूल एक नेम है, एक ऐसा यूनिट है जो किसी साइंटिस्ट के ऊपर दी गई है। द नेम जूल फॉर द यूनिट ऑफ एनर्जी वाज गिवन इन ऑनर ऑफ द इंग्लिश फिजिसिस्ट नेम जेम्स। जेम्स सर जो थे उनके नाम पे ऑनर की गई थी एनर्जी की भी जूल, जो ऐसा यूनिट है वो जूल दी गई थी, ठीक है। who made foundational contribution to the understanding of energy. His work helped establish the principle of conservation of energy. इन्होंने जो भी काम किया था एनर्जी के ऊपर, इन्होंने जो भी एनर्जी के ऊपर काम किया था, जो भी एनर्जी के बारे में इन्होंने बताया था, उसने हेल्प की है किस चीज के लिए? टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने में, प्रूव करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तुम 11 12th क्लास में पढ़ोगे तो तुम्हें इस चीज को इतना ध्यान में नहीं रखना, बस तुम ये याद रखो कि जो जेम्स सर थे, जेम्स जूल सर थे, इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प की थी। उनके लॉज ने हेल्प की थी। इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी काफी हेल्प की है इनके काम ने। इन काम को देखते हुए जो ऐसा यूनिट है किसकी? एनर्जी की, उसको भी जूल नाम दिया गया, ठीक है। उनको भी जूल नाम दिया गया। तो यहां तक तुम समझ में आया कि एनर्जी क्या होती है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, और जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो वो एनर्जी को गेन करता है। एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है द कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की मैंडेशन है, मैंडेटरी है, एनर्जी होनी चाहिए। जितनी तुम पे एनर्जी होगी उतना ही काम किया जाएगा, या फिर जितना काम किया गया है तुम उतनी एनर्जी लूज कर चुके हो। The ability to do work, the amount of energy posed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released. एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल है, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क की तरह, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। एनर्जी हैज ए वेराइटीज ऑफ टाइप। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है, हो सकता है तुम्हें पता भी ना हो। ऐसी ऐसी टाइप्स होती हैं एनर्जी की, ठीक है। तो हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जो तुम्हें देखनी है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी करंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं वो एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या होती है कि भाई किसी भी जगह पे अगर जो फायर लगी हुई है, जो हीट होती है उसके अंदर भी एक हीट एनर्जी होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए एनर्जी। लाइट एनर्जी, जब भी तुम देखते हो कि लाइट जो ट्रेवल करती है, जो लाइट तुम्हें दिखती है जिसकी वजह से तुम देख पाते हो, दैट इज आल्सो एंड एनर्जी। वेव एनर्जी, वेव के अंदर भी एनर्जी होती है। तुमने साउंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जब पार्टिकल लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो वो एक तरीके से
एनर्जी का ही ट्रांसफर करता है आगे, ठीक है। हीट एनर्जी मैंने समझा दिया। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई पानी स्टोर करके रखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे ये पानी पूरा स्टोर किया हुआ है, हमने यहाँ पे एक डैम बना दिया और यहाँ पे एक तरीके से टरबाइन लगा दी जो उसको मूव करती है, पानी यहाँ से आता है और पानी नीचे गिरता है, टरबाइन मूव करती है। इससे भी एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी से हम ट्रांसफर करते हैं सोलर एनर्जी को, सोलर पैनल्स लगाते हैं अपने अपने छत के ऊपर, देखा होगा काफी जगह देखा होगा सोलर पैनल्स लगी हुई होती हैं। वो लाइट एनर्जी को एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज करती हैं, लाइट एनर्जी को, एलडीआर्स लगे हुए होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब सोलर एनर्जी क्या होती है, जब लाइट एनर्जी को हम ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, ठीक है, तो वो होती है सोलर एनर्जी। इसके अलावा विंड एनर्जी, तुमने वो देखे होंगे बड़े बड़े फैंस लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो चलती है हवा, जब हवा चलती है तो ये घूमते हैं और ये विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब विंड भी एक तरीके की एनर्जी ही होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तुमने देखे होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर अपन क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और फिर पार्टिकल से एनर्जी निकालते हैं। कैसे करते हैं डजेंट मैटर, लेकिन हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। एटम बम वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां से फ्यूजन एनर्जी निकल के आती है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जब वेव्स चलती हैं पानी की समुद्र के अंदर, तो उनसे जो एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं वो एक टाइडल एनर्जी होती है, ठीक है। बायोमास एनर्जी होती है, ठीक है, जो अपन मतलब किसी चीज को सड़ा कर, किसी चीज को गला कर और फिर वहां से जो एनर्जी निकलती है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं वहां से अपन, तो वो एक तरीके से बायोमास एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, मोशन के अंदर होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उस मूवमेंट के दौरान, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, काफी तरीके की एनर्जीज तुम्हें देखने को मिलेंगी। ये कुछ टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, कुछ टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, वेव, हीट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, टाइड, बायोमास, काइनेटिक और जियोथर्मल। क्या सर ये मेरे हमको अलग अलग पढ़नी है? नहीं, तुमको ये सब नहीं पढ़नी है, तुम्हें सिर्फ कुछ टाइप ऑफ एनर्जी पढ़नी है, और वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन से टाइप ऑफ एनर्जी पढ़नी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर टाइप ऑफ एनर्जी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरीके की एनर्जी के अंदर। अब आपको पढ़नी है दो तरीके की एनर्जी। एनर्जी दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो, ये जो एनर्जी है ये दो टाइप की है, कैसे इनको कैटेगराइज किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक तरीके से स्टोर्ड होती है, जो एक तरीके से स्टोर्ड एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहीं कोई पार्टिकल अगर मोशन के अंदर है, जब भी कोई मोशन होगा तो वो जो एनर्जी रहेगी, जिस पार्टिकल के उस टाइम पे जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी, और जब भी कोई पार्टिकल के अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब तुम्हें एक चीज तो समझ में आ गई। बोला सर बात ऐसी है कि मैं इन दोनों एनर्जी को कैसे डिस्क्राइब करूं और कैसे डिफरेंशिएट करूं, कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट के अंदर है, कोई भी पार्टिकल रेस्ट के अंदर है और उसके अंदर उस टाइम पे कोई भी एनर्जी रहेगी तो वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, और अगर कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर है उस टाइम पे जो उसके अंदर एनर्जी रहेगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि कोई भी पार्टिकल वो है, वो अगर रेस्ट के अंदर है तो उसमें जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, और कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर है तो उसके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? केमिकल एनर्जी क्या होती है कि बैटरी होती है, बैटरी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा स्टोर्ड होते हैं। जैसे ही तुम इसको एक बल्ब से कनेक्ट करोगे, जैसे ही तुमने इसको एक बल्ब से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पे एनर्जी थी इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बल्ब के साथ कनेक्ट करते ही वो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन से पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करने लग जाएंगे, वो इस डायरेक्शन से मूव करेंगे और यहाँ पे वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आने लग जाएंगे। जैसे ही उन्होंने मोशन स्टार्ट किया, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खत्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होने लगी और बल्ब जो है वो जल गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो भी एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई रबर है, तुम उसको स्टिच करोगे, तुम उसको खींचोगे, फिर उसके अंदर तुम वैसे ही पकड़े रहोगे इसको, एक डायरेक्शन इस साइड से एक डायरेक्शन इधर से पकड़े रहोगे तुम उसको, लेकिन वो स्टेबल है, वो एकदम रेस्ट में है, लेकिन उस टाइम पे जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही तुमने उसको छोड़ा, उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, एट दैट पॉइंट उसकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होना लग गई, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ,
काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि जो विंड्स होती हैं, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपन। ये पंखे घूमते हैं, जैसे ही घूमते हैं काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट मींस मोशन, मोशन स्टार्ट मींस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। थर्मल एनर्जी, जब जब भी पार्टिकल हीट होके पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है तो पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की, उसने मोशन किया, जैसे ही मोशन किया मींस काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? साउंड एनर्जी के अंदर क्या होता है, पार्टिकल लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट करता है, खुद की एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है, फिर लेफ्ट टू राइट मूव करता है, मींस मोशन है, मोशन है, जैसे ही मोशन है मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। कोई दिक्कत? तो मतलब तुम क्या समझे यहां से, तुम ये समझे कि सर जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट के अंदर है और उसके अंदर कोई एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है, कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर है, उसके अंदर उस टाइम पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। डिफरेंशिएट एकदम क्लियर है। एनर्जी दोनों पार्टिकल्स में रहेगी, लेकिन अगर पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, अगर पार्टिकल मोशन के अंदर है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी। आगे चलो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम डिटेल में देखेंगे। द फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तुम इस बॉल को देखो, ये बॉल क्या कर रही है, ये बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, देन ये यहाँ ऊपर चढ़ रही है, देन ये यहाँ 2 सेकंड के लिए रुक रही है और फिर ये आगे जा रही है। कोई दिक्कत? मतलब ये बॉडी के पास कोई ना कोई एनर्जी है, जिस एनर्जी से ये बॉडी यहाँ से आ रही है और ट्रेवल कर रही है। इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इस स्लोप को ऊपर तक क्लाइम करेगी, यहाँ तक आएगी ये बॉडी। ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी है और ये मोशन में है, तो मतलब इसके पास एक तरीके की काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही ये बॉल यहाँ आती है 2 सेकंड के लिए रुकती है, और जैसे ही ये रुकती है तो इसके पास जो उसकी पास काइनेटिक एनर्जी थी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर और यहाँ ये 2 सेकंड के लिए स्टेबल हो जाती है। अब इस मोमेंट के ऊपर इसके पास एक एनर्जी है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि क्यों ये रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी आगे जाती है तो इसकी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ये करती है मोशन। मोशन स्टार्ट होते ही वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ जाती है उसकी सारी एनर्जी। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट पे क्या है उसके पास? काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फिर से तो डेफिनेशंस देखते हैं इनकी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो एक तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मूविंग ए कार है, ठीक है, ए फ्लोइंग रिवर, ए रोलिंग स्टोन, ए रोलिंग स्टोन, दिस विंड एनर्जी। ठीक है, कुछ चीजें जो भी मोशन के अंदर है उस टाइम उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को? देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन के ऊपर तो मोशन के दौरान उसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे। ऑब्वियसली वेलोसिटी पे उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी। और एनर्जी का मतलब ये है कि उसके मास पे तो वो डिपेंड करेगी ही करेगी। मास पे तो उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी ही करेगी, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो। लेकिन अगर पार्टिकल मोशन के अंदर है तो उसकी एनर्जी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। कैसे करेगी सर? वो मैं बताऊंगा ना कैसे करेगी। पहले तुम बस इस चीज को समझो कि हाँ, काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है मास के ऊपर और सेकंड डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। और जब भी कोई पार्टिकल मोशन के अंदर होगा तो उसके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। चलो, काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि विंड बताया मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के साथ साथ ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। थर्मल एनर्जी, जब भी कोई पार्टिकल को अपन हीट करते हैं, हमने नीचे से पार्टिकल को हीट किया, ये हीट किया हमने पार्टिकल को, तो पार्टिकल एनर्जी गेन की और पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगा। दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल क्रिएट्स एंड काइनेटिक एनर्जी। साउंड एनर्जी मैंने तुम्हें बताया कि जब पार्टिकल जो होता है वो लेफ्ट टू राइट वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन के साथ वो अपनी एनर्जी को अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करते हुए चलता है। तो मींस दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस मोशन जनरेट ए काइनेटिक एनर्जी। ओके। रेडिएंट एनर्जी क्या होती है कि लाइट एनर्जी जो होती है वो ट्रेवल करके आती है, मींस लाइट वेव्स ट्रेवल करके आती हैं। जब वेव ट्रेवल कर रहा है मतलब कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है, मींस मोशन हो रहा है, ये भी एक काइनेटिक एनर्जी है। कोई दिक्कत? तो मैंने तुम्हें समझाया कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी होती है कि कोई भी एनर्जी पोजेस करती है कोई बॉडी जब वो मोशन के अंदर होती है, चाहे वो चलती हुई कार हो, बहता हुआ पानी हो, घूमता हुआ स्टोन हो या फिर हवा हो, कुछ भी हो, अगर मोशन हो रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी है। कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, जैसे कि मास और वेलोसिटी। मास तो हर एनर्जी पे डिपेंड करेगा, लेकिन वेलोसिटी डिपेंड करती है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे।
ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो उस बॉडी की वेलोसिटी ही बताएगी, क्योंकि मोशन की बात हो रही है। तो मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन समझाता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे क्या काम करता है। मान लो, पहले मैं मिटा दूं इसको, एक सेकंड। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि कोई भी एक मास है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये एक u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी हो गई। तो मतलब मैंने क्या बोला कि मान लो कोई भी m मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो गई। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया F, जिससे इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है u से और v, u से, और v उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो कैसे हुई है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, और उस ऑब्जेक्ट ने मेरे फोर्स लगाने की वजह से एक डिस्टेंस को ट्रेवल किया, एक डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हुआ s। ठीक है। तो मैं तुम्हें यहां से क्या बोलूं कि अगर मैं तुम्हें बताऊं वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से, वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने लगाया फोर्स F, मैंने इस पे फोर्स F लगाया और इस ऑब्जेक्ट ने S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की और ये यहां आ गया। आ गया सर। तो मतलब इसके ऊपर कितना काम हुआ, इसके ऊपर काम हुआ वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत। इसके अलावा हमने मोशन चैप्टर के अंदर एक तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, जिसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल्स टू 2as। a क्या है, एक्सलरेशन है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहां से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं सिर्फ यहां से ये s निकाल लूं, बाकी सारे टर्म्स उस साइड भेज दूं, तो मतलब मैंने यहां से निकाला v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2a दैट इज इक्वल्स टू s। कोई दिक्कत। ये मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे फोर्स की डेफिनेशन पता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ एफ दैट इज इक्वल्स टू एम और ए। ये फोर्स का सेकेंड लॉ है, मींस एफ दैट इज इक्वल्स टू मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेशन। ये फोर्स होता है, ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 डाल दी। तो मैं दोबारा समझा तुम्हें कि एक बॉडी थी यहाँ पे जिसके ऊपर मैंने एफ फोर्स लगाया, इनिशियली वो यू स्पीड से मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी यू थी, मैंने उस पर फोर्स लगाया, उस बॉडी ने एस डिस्प्लेसमेंट को कवर किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई उसकी वजह से। मैंने तुम्हें बोला कि जो वर्क मैंने फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट पे किया वो फोर्स दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, मैंने फोर्स लगाया एफ और डिस्प्लेसमेंट हुई एस। इसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके अंदर मैंने पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2as, मींस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 इन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां से 2a को इस साइड के अंदर लेके गया और मैंने सिर्फ यहां से x की वैल्यू निकाल ली s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन में 2a दैट इज इक्वल्स टू s, एंड फिर मैंने एक तीसरी चीज जो ली वो ली फोर्स दैट इज इक्वल्स टू ma, मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन। ये मेरी तीन इक्वेशंस हो गई है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं तुम्हें। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मैंने निकाली थी वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 मेरी थी v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2a दैट इज इक्वल्स टू s। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी। इसके अलावा मैंने f दैट इज इक्वल्स टू ma, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब देखो, इसको मैं यहां लिखता हूं कि वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से मैंने ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसके अंदर पुट की और यहां से मैंने फोर्स की वैल्यू इसके अंदर पुट की। तो यहां से मुझे क्या निकला, यहां से मुझे निकला कि वर्क दैट इज इक्वल्स टू, पहले मैं फोर्स की पुट करता हूं m इंटू ए इंटू, यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करता हूं v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2a। देखो, ये जो a है ये इस a को काट देगा, देन वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब मैंने एक कंडीशन मानी कि मान लो लेट लेट इनिशियल जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो उसकी जीरो थी, कि मान लो पार्टिकल एट रेस्ट था, मींस पार्टिकल जो था वो रेस्ट पे था, पार्टिकल एट रेस्ट। तो उस केस के अंदर जो उसकी u जो है वो हो जाएगी जीरो,
वो अगर जीरो हो जाती है तो मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे सोल्व करता हूँ, दैट वर्क दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू में v स्क्वायर अपॉन में 2 मींस जो वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जीज फॉर्मूला। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव when an object move with an velocity v which contain a mass m, then the kinetic energy in that is called this means वर्क क्या है, एक तरीके की जितना काम तुम कर पाओगे उतनी तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी, तो ये जो काम है ये ही तुम्हारी एनर्जी है, तो मींस दिस इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत है? ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का कि भाई काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड और करती है और उनके अंदर वेरिएशंस कैसे होते हैं। मैंने तुम्हें फॉर्मूला तो बता दिया कि सर ये फॉर्मूला बना है काइनेटिक एनर्जी का, किसी ऑब्जेक्ट की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसके अंदर उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर को उसके मास के साथ प्रोडक्ट कर दो और देन 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लेकिन कुछ वेरिएशंस देखते हैं हम यहाँ पे। वेरिएशंस कैसे होते हैं, मान लो कंडीशन समझाता हूं मैं तुम्हें। फॉर्मूला बताया काइनेटिक एनर्जी का कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। मींस जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास पे डिपेंड करती है और वो वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है तो मास कैसे वेरी कर सकता है, पहले हम उस चीज को देखेंगे कि भाई जो मास है वो कैसे वेरी कर सकता है। मान लो अगर मैंने बोला कि जो मास है, पहली कंडीशन जो मास है वो मैंने 2 टाइम कर दिया, 2x कर दिया मास का, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि 1/2 इंटू मैंने मास कितना कर दिया 2m, पहले m मास था अब मैंने 2m मास कर दिया मैं इंटू वी स्क्वायर। मीन्स अगर मैं इस 2 को बाहर ले आऊं तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। मीन्स क्या पता चला, यहां से तुम्हें ये चीज पता चली कि सर जैसे ही मैंने मास को 2 टाइम किया उससे क्या फर्क पड़ा, उससे फर्क पड़ा कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है वो 2 टाइम इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर मैं मास को आधा कर दूं, मींस कंडीशन नंबर 2, मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने जो मास है उसको आधा कर दिया, मान लो जो पहले मेरा मास था उसको मैंने अब 1/2 कर दिया मास का, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क इस चीज का पड़ेगा कि जो m2 है मान लो मेरा नया मास है और m1 मेरा पुराना वाला मास है, तो काइनेटिक एनर्जी मैं निकालूंगा नए वाले मास के ऊपर 1/2 m2 इनटू में v स्क्वायर। m2 की वैल्यू मैं m1 के टर्म में लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 m1 इंटू में 1/2 इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक 1/2 बाहर लेके रख लेता हूं मैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये पहले थी उसकी आधी एनर्जी हो गई। मींस कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली वेरी करती है मास के ऊपर, जितना मास बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना मास कम होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहां तक तुम समझ में आया कि मास का कैसे रिलेशन चलता है इसके साथ। वहीं अगर मैं वेलोसिटी का रिलेशन दिखाता हूं तो ये थोड़ा ज्यादा जरूरी पड़ता है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मान लो मैंने जो वेलोसिटी है उसको पहले मैंने माना v1, अब जो मेरी नई वेलोसिटी अगर मान लो मैं v2 को मानता हूं जो कि इतनी है 2 टाइम ऑफ v1 है, कि अब मेरी जो नई वेलोसिटी है वो 2 टाइम ऑफ v1 है, तो मैं यहां से निकालता हूं काइनेटिक एनर्जी को, कि मैंने यहां से काइनेटिक एनर्जी को निकाला वो क्या है 1/2 m। इस केस के लिए v2 का होल स्क्वायर, v2 को मैं v1 की टर्म में लिखूंगा तो ये मेरा होगा 1/2 m 2v1 का होल स्क्वायर, और इसको मैं जब फर्दर खोलूंगा तो 1/2 इंटू एम v1 स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मींस मैं 4 बाहर रख लूंगा और इसको मैं अंदर रखूंगा 1/2 एम वी स्क्वायर v1 स्क्वायर। तो मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये तब है उस बॉडी के अंदर जब उसकी वेलोसिटी v1 है, लेकिन ये पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी तब है जब उस बॉडी की जो उसकी वेलोसिटी v2 है। मींस वेलोसिटी अगर 2 टाइम मैंने करी तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो 4 टाइम ऑफ द प्रीवियस एनर्जी देखने को मिला। तो मतलब क्या है, स्क्वायर के हिसाब से वेरी करती है, तो जब भी जितना चेंज होता है उसके स्क्वायर के हिसाब से ही उस एनर्जी में चेंज होगा। ट्रिपल कर दूंगा, मान लो मैंने इसको v3 के हिसाब से इसको ट्रिपल कर दिया 3v1, तो मैं जब इसको निकालूंगा तो ये निकलेगी 1/2 इंटू v3 m
इंटू V3 का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगी 1/2m इंटू 3V1 का होल स्क्वायर, और यहां से 3 का स्क्वायर 9 में बाहर ले लूंगा, इंटू में 1/2, ये m का m है ही, इंटू v स्क्वायर। मींस जो प्रीवियस वेलोसिटी थी, जो प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी थी, उसका 9 टाइम हो जाएगा। अगर मैंने उसको 3 टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ाई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम चेंज होगी। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें समझ में इतना ही आ जाना चाहिए कि जितना अगर मास बढ़ेगा, अगर मास जितना चेंज होता है, मास जितना चेंज होता है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, लेकिन जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसके स्क्वायर के टर्म्स के साथ उसके वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मिटा देता हूं मैं। समझ में आ गया? एक चीज और देखना कि बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है वो सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी से भी निकाली जा सकती है। कितनी, कैसे निकाली जा सकती है? उसकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है। मान लो कोई बॉडी यहाँ पे है और वो बॉडी यहाँ पे मूव कर गई अब, ठीक है। इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। u वेलोसिटी के टर्म में मैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूँ कि भाई उसके अंदर m1/2 mu², ये उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी? 1। वहीं अगर v के टर्म के अंदर उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैंने निकाली, काइनेटिक एनर्जी 2/1/2 mv², ये है u², और वो है v²। अब मेरे को देखना है कि बॉडी ने जो एनर्जी गेन की है वो कितनी की है। तो मैं क्या करूंगा यहां से कि भाई जो एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv², कि इस टर्म पे उस बॉडी के पास कितनी एनर्जी है, इस टर्म पे उस बॉडी के पास कितनी एनर्जी है, वो मैंने इस टर्म से निकाली, तो मैंने इसको आगे लिख लिया। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं कि बॉडी पहले कितनी एनर्जी कंटेन करती थी। बॉडी पहले जितनी भी एनर्जी कंटेन करती थी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से इतनी थी, इसको मैंने माइनस कर दिया 1/2 mu²। और ये जो एनर्जी है ये एक तरीके का क्या होता है? वर्क ही होता है, क्योंकि जितना वर्क तुम कर सकते हो उतनी तुम्हारे पास एनर्जी होगी, या फिर जितनी तुम्हारे पास एनर्जी होगी तुम उतना काम कर सकते हो। तो यहां से मैं वर्क निकाल सकता हूं 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। समझ में आया? अगर तुम्हें वर्क निकालना है और तुम्हें वर्क के साथ फोर्स नहीं दे रखा, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता, लेकिन तुम्हें बॉडी का मास पता है और तुम्हें वेलोसिटी पता है इनिशियल और वेलोसिटी पता है फाइनल, तो तुम वर्क इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आराम से कि पहले मास उसके अंदर इतना था, उसके अंदर मास इतना है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी इतनी थी, यहाँ पे u उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो हम उसके अंदर वर्क डन निकाल सकते हैं। यस, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बन गया है कि वर्क डन निकालने का क्या है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब हमारे पास फोर्स ना दे रखा हो और जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी ना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ देके दिखाता हूँ कि मान लो कोई बॉडी है जिसके अंदर 10 केजी वेट है और वो बॉडी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। ये बॉडी आगे जा रही है और इसके पास फिलहाल है 10 मीटर पर सेकंड की इसके पास स्पीड है। ठीक है, 10 मीटर, 10 ज्यादा हो जाएगा, चलो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। मैं एकदम एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेता हूँ, इसके अंदर 5 तो ज्यादा हो जाएगा। मान लो इसके पास ये पहले है ना 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और अब ये चल रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पे ये बॉडी है। हमें इसका वर्क डन निकालना है। वर्क वर्क डन कितना है? इस बॉडी का वर्क डन कितना है? क्या वर्क डन की डेफिनेशन हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तुम्हारे पास फोर्स है? नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है। तुम्हें दूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की? नहीं दे रखी। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि उस बॉडी के अंदर 10 kg वेट है और वो बॉडी पहले 2 की स्पीड से चल रही थी मीटर पर सेकंड, और अब 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। वर्क डन निकालो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल लूंगा। यहाँ पे मैंने निकाला 1/2 m। m कितना है? 10 kg इनटू के अंदर जो वेलोसिटी कितनी है 2, इसका क्या है? स्क्वायर। मींस 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, मतलब यहाँ पे इसके पास एनर्जी है 20 जूल। और मैंने यहाँ पे जो उसकी एनर्जी निकाल ली 1/2, मास कितना है? वही सेम 10 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 3 का स्क्वायर। मींस 1/2, 2 से 2 मैंने काट दिया तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। 5 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9, दैट इज इक्वल्स टू 45 जूल। अब इसके पास एनर्जी है 45 जूल।
तो इसमें वर्क डन कितना है? वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो मैं निकालूंगा 45 माइनस के अंदर 20, दैट इज इक्वल्स टू 25 जूल। कितने निकल के आई? 20 और 5 जूल मेरे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है। मतलब मेरे पास मैंने इसके ऊपर इतना काम किया है, 25 जूल मैंने इसके ऊपर काम किया है। तुम ऐसे निकाल सकते हो। ये मैंने एक सिर्फ न्यूमेरिकल करवाया, बाकी बाद में देखेंगे, बस एक एग्जांपल दिया है मैंने इस चीज को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। किसी भी बॉडी के अंदर किसी मूवमेंट के ऊपर जो एनर्जी स्टोर है वो एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन: द एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। बोले सर ये क्या है? मान लो मैंने क्या किया कि किसी बॉल को बहुत ऊंचाई पर ले जाके रख दिया। इस चीज को मुझे मिटाने को पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद तुम्हें उससे समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पे कोई भी बॉल रखी हुई है, यहाँ पे कोई भी बॉल रखी हुई है और मैं यहाँ पे आया और मैंने इस बॉल को उठाया और उठा के मैंने इस बॉल को ऐसे मेरे हाथ में ले लिया। अब ये बॉल मेरे हाथ में है, ठीक है। अब ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये बॉल मेरे हाथ में है। मैंने इस बॉल को यहां से जस्ट ऊपर उठाया है और मेरे हाथ में ले लिया। बॉल की पोजीशन के अंदर चेंज हुआ है, हाँ हुआ है। बॉल यहाँ पे थी तो ये कहाँ कहीं जा रही थी? नहीं, नहीं जा रही थी, यहीं रखी थी। लेकिन अब बॉल यहाँ पे है और मैं इस बॉल को जैसे ही छोड़ूंगा ये नीचे की डायरेक्शन में जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या होता है? डिस्टेंस ही होती है। तो मतलब मैंने इनकी डिस्टेंस के अंदर चेंज किया, इसकी डिस्टेंस में चेंज किया, मैंने इसकी पोजीशन में चेंज किया, जिसकी वजह से इसके बीच में और ग्रेविटेशन के बीच में फोर्स को इंक्रीज कर दिया मैंने। और ये जो फोर्स ऑफ इंक्रीज है, ये जब मैंने तब तक इसको पकड़ रखा है तब तक इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। जैसा ही मैं उसको छोड़ूंगा वो फोर्स उसको नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा और उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब पोजीशन मैंने किसी ऑब्जेक्ट की चेंज की, जैसे ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की उसकी वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर पार्टिकल चेंज नीचे की डायरेक्शन मूव करेगा। ये पार्टिकल का मोशन किस वजह से हुआ है? क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी थी। वो एनर्जी मैंने उसकी पोजीशन को चेंज करके उसके अंदर स्टोर की है। अब शेप चेंज करने का एग्जांपल कैसे दूं? शेप चेंज करने का एग्जांपल है कि तुम्हारे पास कोई रबर है, तुम उस रबर को इस साइड पुश करो, तुम इस रबर को इस साइड पुश करो और उसकी शेप तुमने ऐसे कर दी। जब तक तुमने उसको पकड़ रखा है जब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ही तुमने उसको छोड़ा वो वापस से स्ट्रिच होगा, वो वापस से शेप में आएगा। क्यों आया वो ऐसे क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी तुम्हारे खींचने पे। तुमने अपनी एनर्जी से उसको जब खींचा तो तुम्हारी एनर्जी उस रबर बैंड में स्टोर हो गई और वो स्टोर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही तुमने उसको छोड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी ने स्टार्ट किया मूव करना पार्टिकल को, ताकि वो रिशेप कर सके उसको ओरिजिनली, और वो इस शेप में वापस आ गया। कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जब भी कोई बॉडी खुद के अंदर कोई एनर्जी पोजेस करती है, कोई भी एनर्जी खुद के अंदर कंटेन करती है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो पोजीशन के चेंज होने से भी हो सकती है, वो उसकी शेप में भी चेंज हो सकती है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी चेंज आ सकता है, उसकी वजह से भी वो स्टोर हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों की वजह से होती है। पहली ग्रेविटेशन की वजह से जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दूसरी होती है इलास्टिसिटी कि जब हम उसकी शेप को चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी चेंज होती है, जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप। और ड्यू टू चेंज इन पोजीशन अबव द ग्राउंड उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि वाटर जो होता है स्टोर होता है डैम के अंदर, जो वाटर स्टोर होता है डैम के अंदर, यहाँ पे जो पानी स्टोर है इसके अंदर है, उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर है। जैसे ही हम उसके गेट को खोलेंगे पार्टिकल ऐसे पानी आगे मूव करने लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं, हम देखते हैं जो शेप की वजह से है वो रबर बैंड, मैंने तुम्हें बताया कि कैसे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस गेन करता है। ठीक है, तो शायद मैं तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी समझा पाया। हमारे केस के अंदर हम एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इस एनर्जी को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर कहीं ऊपर रख लेंगे, कहीं ऊपर कहीं और पोजीशन पर रख देंगे, उस टाइम पे उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स शेप, साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसकी शेप और साइज की वजह से जो चेंज हुई है वो इलास्टिक हुई है, और जो पोजीशन की वजह से हुई है वो ग्रेविटेशन हुई है। हम ग्रेविटेशन वाली एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम डेरिवेशन करते हैं किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। मान लो कि ये तुम हो, ये हो तुम, और तुमने यहाँ पे एक बॉल रखी थी, उस बॉल को उठाया और तुमने h हाइट के ऊपर उस बॉल को यहाँ पे अब पकड़ रखा है, ठीक है। तो तुमने क्या कर रखा है? तुमने एक बॉल को पकड़ रखा है ऐसे h हाइट के ऊपर, ठीक है। बॉल पहले कहाँ थी? नीचे थी। अब इसकी जो हाइट है ये कितनी है? h है। तुमने इस बॉल को उठाया, तुमने एक फोर्स लगाया। न्यूटन सर का सेकंड लॉ बोलता है दैट फोर्स दैट इज इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सलरेशन। यहाँ पे जो तुमने फोर्स लगाया इसका जो एक्सलरेशन था ग्रेविटी के अपोजिट था, मींस एफ दैट इज इक्वल्स टू एम जी। इक्वेशन नंबर 1। वहीं मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं कि तुम्हें पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैंने क्या किया है कि इसको एच हाइट तक ऊपर लेके गया हूं, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो मतलब एस की जगह मैं एच रख सकता हूं। देन वर्क दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू एच हाइट, ठीक है। इस फोर्स की वैल्यू मैं यहां से उठाकर इसके अंदर पुट कर दूं, अगर वर्क दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच, मीन्स ये जो वर्क डन है ये एक तरीके की एनर्जी स्टोर हो गई, और ये है एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच, वेयर एम स्टैंड फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट्स हाइट, ठीक है। तो मतलब ये तीन चीजों को अगर मैं देख के बताऊं कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किसी भी बॉडी में हो सकती है वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द बॉडी, मास पे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती थी, ठीक है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, एंड द हाइट, उसकी कितनी हाइट पे रखा हुआ है वो, दैट आल्सो फैक्टराइज्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया? दैट पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू एम जी एच, और दिस एम जी एच स्टैंड फॉर मास इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द हाइट वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है।